हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 133 के एक टॉपिक के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको इसको पूरा देखना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम इसमें चर्चा करने वाले हैं और हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही आपको रखा मिल जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ आपको बता दूं, इस पीडीएफ को हमें अवेलेबल कराया है रजनीकांत सर ने, तो इसका पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। साथ ही अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, ऐसी ही वीडियो चाहिए आगे फ्यूचर में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में आपको आपके बहुत सारे सब्जेक्ट इस चैनल पर कवर अप करने वाले हैं, वो सब मिलने वाले हैं। उन सब की पीडीएफ, उन सब की असाइनमेंट वगैरह सभी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। साथ ही इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझकर इसके लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 से लिया गया है, तुलना की विभिन्न पद्धतियों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें आप बात करने वाले हैं कि तुलना करने की किन किन पद्धतियों का राजनीतिक विज्ञान में इस्तेमाल किया जाता है। तो मेनली यहाँ पर 3 पद्धतियाँ हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन मैं आपको करने वाला हूँ। तो ध्यान से आपको इस वीडियो को बस सुन लेना है और 1 से 2 बार जब आप इसको सुन लोगे तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक के बारे में, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस आंसर को लिखने के लिए आप बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा विधि है, जो हमारी पद्धति है प्रयोग करने की, यानी तुलना प्रश्न को अगर पढ़ें तो तुलना की विभिन्न पद्धतियाँ क्या हैं और विस्तार पूर्वक बताइए। तो इसके बारे में हम नीचे पढ़ने वाले हैं। आंसर है यहाँ से हमारा स्टार्ट। प्रयोगात्मक पद्धति, यह है नंबर 1 पद्धति। सरल अर्थों में प्रयोगात्मक पद्धति का अर्थ होता है प्रयोगों के आधार पर किया जाने वाला अध्ययन, यानी प्रयोग कर कर, एक्सपेरिमेंट कर कर जो अध्ययन किया जाता है उसको हम प्रयोगात्मक अध्ययन कहते हैं। इतना इसके आप डेफिनेशन में लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगात्मक पद्धति द्वारा दो परिस्थितियों के बीच तुलना करके अंतर स्पष्ट किया जाता है, यानी आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। किसी भी चीज़ को हमें अच्छे से जानना है, समझना है, तो वहाँ पर उस वक्त हमें उसकी तुलना करनी होगी। यदि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो, या कोई कोर्स में इनरोल करना चाहते हो, या कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो, तब आप 2 या 2 से अधिक चीज़ों में तुलना करोगे। तब आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा एक अच्छे से सटीक और बेहतर डिसीज़न ले पाओगे कि कौन सी चीज़ बेहतर है, किस में क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो इन सभी चीज़ों को तभी आप अच्छे से जान सकते हो जब आप तुलना करोगे। तो यहाँ से आप इस एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ सकते हो। साथ ही एक परिस्थिति के घटित होने से दूसरी परिस्थिति कैसे प्रभावित होती है, तो इसका भी अध्ययन हम करते हैं प्रयोगात्मक पद्धति में। यानी एक अगर कोई परिस्थिति कोई घटित हुई है तो उससे हम हम उससे यानी हमारी लाइफ या राजनीतिक विज्ञान में अगर बात की जाए तो क्या इम्पैक्ट दूसरी पद्धति पर पड़ेगा, इस सभी की जानकारी, इस सभी का अध्ययन हम करते हैं प्रयोगात्मक पद्धति में। प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग सबसे कम किया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं, प्रयोगात्मक पद्धति राजनीतिक विज्ञान में बहुत कम इस्तेमाल होती है। चलिए इसके एक उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण, प्रयोगात्मक अध्ययन को बेहतर रूप से जानने के लिए हम एक विशाल समूह में अंग्रेजी भाषा पढ़ने वाले बच्चों का उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, समूह में पढ़ने वाले सभी बच्चे अलग अलग प्रकार से अंग्रेजी बोलते हैं क्योंकि कहीं न कहीं उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, भाषा सीखने की क्षमता तथा सामाजिक स्तर भिन्न भिन्न है। उच्च सामाजिक स्तर तथा आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे जो हैं वो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान काफ़ी अच्छे तरीके से ले सकते हैं और काफ़ी अच्छे से वो बोल भी सकते हैं। इसके अलावा निम्न स्तर से या निम्न क्षेत्र से, निम्न या पिछड़े क्षेत्र से आने वाले बच्चे जो हैं उनको अंग्रेजी भाषा को समझने में काफ़ी समय भी लगेगा और वो जो है उतनी नॉलेज या उतनी अच्छे से उसको स्पीकिंग नहीं कर सकते या नहीं लिख सकते या नहीं बोल सकते जितना एक अच्छा इंग्लिश बैकग्राउंड से आने वाला बच्चा बोल सकता है। हालांकि ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, 100% नहीं है, ये बदल भी सकते हैं। ये टैलेंट के ऊपर, ये दिमागी क्षमता के बारे ऊपर भी ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। बट इसका ज़्यादातर जो आप देख सकते हो ज़्यादातर यही रिज़ल्ट आते हैं।
अगर कोई बच्चा मतलब ऐसे बैकग्राउंड से आया है, जो अच्छे बैकग्राउंड है, उनके माता पिता पढ़े हैं, ठीक है, घर में सब पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश भाषा का एक वातावरण है, बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे सेंटेंस डेली यूज़ में वो इस्तेमाल करते हैं उनके घर वाले, तो ऐसी सिचुएशन में वो बच्चा अच्छे तरीके से इंग्लिश को समझ सकता है या जान सकता है, बोल सकता है, एज़ कम्पेयर टू दैट चिल्ड्रन जो कि काफ़ी वीक या जिनके माँ बाप पढ़े नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, या घर में पढ़ाई का वातावरण नहीं है, एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन। तो इस सिचुएशन को हम उस उदाहरण में रख सकते हैं। तो यहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हो, पढ़ लीजिएगा और ध्यान से इसे एक दो बार। दूसरी हम प्रयोगात्मक पद्धति, यानी जो हमने पहला तुलना की, जो पद्धति है वो पहली थी, तो दूसरी पद्धति है केस स्टडी। देखो, केस स्टडी केसों या मामलों के अध्ययन पर आधारित होती है। ये कुछ आंकड़े उपलब्ध कराती है जो पर्यवेक्षणों यानी सर्वों का आधार बनता है। कोई भी हम सर्वे करते हैं, ये हमें एक आंकड़े मुहैया कराती है, उपलब्ध कराती है, जिससे हम देखते हैं कि भाई, यानी इसे अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले से पढ़ लेते हैं कि स्टडीज़ पूर्ण रूप से तुलनात्मक नहीं है, जिसमें सर्वे का आधार पर घटित अन्य मामलों में से इसकी तुलना की जा सकती है। देखिए, अब मैं इसको समझा देता हूँ आपको। केस स्टडी क्या होता है? देखो, केस स्टडी बहुत सारी चीज़ों में होता है। यदि हम मान लो हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने कोई सर्वे किया और ऐसी सिचुएशन में हमें उस सर्वे के बारे में जो भी आंकड़े मिले, जो भी हमें नॉलेज मिली, उस सर्वे का कोई भी लोग इन फ्यूचर जब वो कोई काम करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में वो उस सर्वे का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस सर्वे का प्रयोग कर सकते हैं कि पिछले साल यहाँ पर क्या सिचुएशन थी और अब हमें किस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। यानी हम वोटिंग का आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो। उदाहरणतः केस स्टडीज़ के सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के लिए हम इस उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, फ्रांस तथा अन्य पश्चिमी देशों में समाजवादी पार्टी की उपस्थिति देखने को मिलती है। फ्रांस और जो पश्चिमी देश हैं, अन्य यूरोपियन देश हैं, वहाँ पर हमें समाजवादी यानी साम्यवादी पार्टी की उपस्थिति मिलती है। लेकिन अमेरिका में समाजवादी पार्टी क्यों नहीं है, ये एक प्रश्न उठता है। तो इसको हम देखें। अमेरिका देश जन्म से ही जनतंत्र, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जनतंत्र, आर्थिक रूप से विकसित तथा पूर्ण समाज को समानता प्राप्त है यानी, ठीक है। वहाँ हमें भुखमरी, गरीबी, निरक्षरता जैसी कठिनाइयों व समस्याएं देखने को नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर अगर फ्रांस और यूरोपियन देश या पश्चिमी देशों की अन्य देशों की बात की जाए, तो वहाँ पर असमानता, अभिजात वर्गों का वर्चस्व, निरक्षरता, गरीबी, भुखमरी, आर्थिक रूप से पिछड़े देशों में उनका अध्ययन होता है। तो इसका हम देखो कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो, फ्रांस में या अन्य पश्चिमी जो यूरोपियन देश हैं, वहाँ पर साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। क्योंकि वहाँ पर लोगों के हाथ में, यानी जनतंत्र जो है, जैसे अमेरिका में जनतंत्र है, जनता के लिए शासन होता है, तो लोकतंत्र यानी कि, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था फ्रांस में क्यों है? क्योंकि वहाँ के लोग इतने पिछड़े, इतने जो है मतलब डेवलप्ड नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन प्रॉब्लम वहाँ पर है, एजुकेशन के लेवल में काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं ठीक है। तो इससे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं इसका। अतः हम इस प्रकार फ्रांस तथा अमेरिका के आर्थिक स्वरूप, वहाँ की जनता की स्थिति, साक्षरता यानी जनता की संख्या तथा साक्षर जनता की संख्या तथा समानता व असमानता को ध्यान में केंद्रित करते हुए समझ सकते हैं कि किन कारणों से फ्रांस में समाजवादी पार्टी का उदय हुआ होगा तथा अमेरिका में लोकतंत्र का या जनतंत्र का, ठीक है, और अमेरिका में क्यों नहीं हुआ। ये हमारे पास आंकड़े हैं, ये सर्वे हुए हैं पहले कि भाई वहाँ पर बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, या भुखमरी, गरीबी, इनकी संख्या बहुत अधिक है। तो ये सर्वे हुए थे जिनके आधार पर इस मतलब प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। तो इस तरीके से हमें सर्वे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छी जानकारी हमें मुहैया कराते हैं। अगला प्रश्न है सांख्यिकी प्रविधि। सांख्यिकी प्रविधि अगला जो हमारा पद्धति है अगली,
तुलना की, वो सांख्यिकी प्रविधि है। सांख्यिकी प्रविधि पूर्ण रूप से संख्या पर आधारित होती है। देखो, इसमें संख्या की जाने वाली तथा मापे जाने वाले कारकों का प्रयोग होता है। इसमें ठोस आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं जिनसे समानताओं व असमानताओं से तुलना की जा सकती है। देखो, इसमें जो है, जो सांख्यिकी प्रविधि है हमारी, इसमें ठोस आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ठोस जो है आंकड़े मुहैया कराए जाते हैं, उनको फिर डिटेल एनालाइज किया जाता है अच्छे से, तब जाकर कोई भी डिसीजन लिया जाता है। इसमें ठोस आंकड़े इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसमें मत डालने के रुझान, जनसंख्या प्रविधि तथा मत देने वाले मतदाताओं की संख्या का अध्ययन किया जाता है। देखो, अभी अभी वोटिंग हुई थी यूपी में और पंजाब में, बहुत सारे अन्य ज़िलों में, 4-5 राज्यों में। तो